हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 11 सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र। इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो भी आपके सिलेबस से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं मिड टर्म एग्जाम के लिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, तो आप ये वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के, वो मिल जाएंगे मिड टर्म एग्जाम के लिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जो क्लास 11th ईएसपी नाम से है। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और जो भी लेटेस्ट अपडेट है एग्जाम से संबंधित वो दे दी जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो eklavyastudypoint.com नाम से है। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही आप यहाँ से पीडीएफ नोट्स जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, समाज शास्त्र की शुरुआत किस प्रकार के प्रश्न से होती है। तो समाज शास्त्र क्या बताता है? समाज और व्यक्ति के संबंध के बारे में। ठीक है, तो समाज शास्त्र की जो शुरुआत होती है वो हमेशा समाज और व्यक्ति के संबंध से होती है। अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यानी अगर आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए तो आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए? तो आपके अंदर जब एक व्यक्तिगत प्रयत्न करेंगे आप और अपने जो भी गुण हैं उस पोस्ट से संबंधित यानी उस नौकरी से संबंधित जो भी आवश्यक गुण है, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर प्रयत्न करके वो हासिल कर लेते हैं तो आपको नौकरी जो है आसानी से मिल सकती है। व्यक्तिगत प्रश्न से क्या स्पष्ट प्रयत्न से क्या स्पष्ट होता है? तो व्यक्तिगत प्रयत्न क्या होता है भाई? एक व्यक्ति की कितनी मेहनत, यानी वो कितनी इच्छा से कितनी शिद्दत के साथ काम कर रहा है, वो क्या होती है? एक व्यक्तिगत प्रयत्न होते हैं। ठीक है, यानी ये किससे संबंधित हो जाएगा? आपका व्यक्ति की मेहनत से। समाज शास्त्र किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो देखिए, समाज शास्त्र जो है वो समाज और उसके संबंध, यानी समाज जो है और समाज के साथ जो लोगों का संबंध है उसके अध्ययन से संबंधित है। उसका एक अच्छे से विश्लेषणात्मक तौर पर जो है अध्ययन किया जाता है, एक एक चीजों को देखा जाता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक अध्ययन भी कहा जाता है। समाज शास्त्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए, समाज शास्त्र का प्रमुख कार्य यही है भाई कि समाज का एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है आपके सामने, आप समाज को अच्छे से समझ सकते हैं। व्यक्तिगत समाज का अर्थ क्या होता है? तो व्यक्तिगत समाज का अर्थ है जिस समाज से व्यक्ति जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो व्यक्तिगत समाज मतलब एक समाज में व्यक्ति रहता है जिससे जुड़ा हुआ है, तो वही क्या हो जाता है? एक व्यक्तिगत समाज हो जाता है। समाज शास्त्र का अध्ययन किन दृष्टिकोणों से होता है? तो समाज शास्त्र अगर आप देखेंगे तो ये दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कि कोई चीज क्यों सही है और पहले क्या थी और किस तरह से समाज जो है बिहेव कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपको दार्शनिक और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उससे ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं। सामाजिक असमानता किसे दर्शाती है? तो सामाजिक असमानता जो होती है वो संसाधनों का असमान जो बंटवारा होता है वही क्या होता है? असमानता होती है। यानी किसी व्यक्ति के पास संसाधन ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो ये क्या हो जाता है? संसाधनों का असमान बंटवारा जो है वो सामाजिक असमानता का कारण बनता है। गरीबी किसका उदाहरण है? तो गरीबी क्या होती है? गरीबी होती है भाई सामाजिक असमानता, यानी किसी के पास संसाधन ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो यही क्या है? गरीबी है। जाति व्यवस्था किसका उदाहरण है? तो जाति व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो एक तरह से ये सामाजिक असमानता, यानी समाज में जो एक असमानता बहुत सदियों से चली आ रही थी, तो वही क्या थी? एक जाति व्यवस्था का कारण थी। समाज शास्त्रीय जो कल्पना शब्द है वो किसने दिया था? तो देखिए, समाज शास्त्री जो कल्पना का शब्द है वो शब्द था सी राइट मिल्स का। ठीक है, तो इन्होंने ये जो थी इस शब्द की कल्पना की थी। समाज शास्त्रीय कल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, समाज शास्त्रीय जो कल्पना थी उसका क्या मुख्य उद्देश्य रहा था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति और समाज के संबंध को जोड़ना, की यानी व्यक्ति किस तरह से समाज से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, किस तरह से व्यवहार करता है, तो इन सब चीजों का अध्ययन जो है वो समाज शास्त्रीय कल्पना के अंदर आता है। समाज शब्द किससे निकला है? तो समाज शास्त्र अगर आप देखेंगे ये लैटिन शब्द से निकला हुआ है। ठीक है, लैटिन शब्द सोसिस का अर्थ क्या है? तो सोसिस का अर्थ होता है साथी या सहयोग, यानी एक साथ लोग कैसे एक समाज में मिलकर रहते हैं, काम करते हैं, तो उसका मतलब होता है सोशियस। समाजशास्त्र किस सदी में एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हुआ? तो आप देखेंगे 19वीं जो शताब्दी थी, इस समय जो है समाजशास्त्र जो था वो एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर आता है। समाजशास्त्र शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो सबसे पहले जो था आगस्ट कॉम्ट जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो है समाजशास्त्र शब्द की बात कही थी। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पहले जो शब्द समाजशास्त्र प्रयोग किया था वो आगस्ट कॉम्ट ने किया था। समाजशास्त्र किस प्रकार की असमानताओं का अध्ययन करता है? तो समाजशास्त्र जो है वो अगर आप देखेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, यानी इन सभी असमानताओं का जो है वो अध्ययन करता है।
किस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र को विज्ञान माना जा सकता है? तो देखिए, क्योंकि लोग क्या करते थे, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा गया ना समाजशास्त्र को, कि भाई कोई चीज थी तो क्यों थी, क्या कारण थे, क्या तथ्य थे, तो इन सब चीजों का गहराई से विश्लेषण किया जाता है कि एक तथ्य देखे जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसलिए इसे क्या करते हैं, विज्ञान से जोड़ के देखा जाता है। समाजशास्त्र का संबंध किससे है? तो समाजशास्त्र का संबंध जो होता है वो व्यक्ति और समाज से होता है। समाजशास्त्र का क्षेत्र किसे शामिल करता है? तो समाजशास्त्र का क्षेत्र जो है उसमें परिवार, शिक्षा, धर्म आता है, राजनीति, अर्थव्यवस्था भी आती है, असमानताएं भी आती हैं, तो कह सकते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो समाजशास्त्र के ये सारे क्षेत्र हैं। समाजशास्त्र में प्रयुक्त वैज्ञानिक पद्धति क्या है? तो वैज्ञानिक पद्धति का मतलब यही है कि भाई की जो भी वातावरण है, ठीक है ना, वहां पे लोगों को समझना, ठीक है ना, लोगों को जानना, सर्वेक्षण करना, कोई चीज अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, किस तरह से चीज जुड़े हुई है एक दूसरे से, तो इन सब चीजों का, और जनसंख्या क्या है, ठीक है ना, और किस तरह से जनसंख्या जो है वहां पर संरचना बनी हुई, तो इन सब चीजों का अध्ययन जो है समाजशास्त्र में किया जाता है। तो इसलिए क्या है, ये एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति है। समाजशास्त्र का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो समाजशास्त्र का अंतिम उद्देश्य होता है समाज को समझना और सुधारना, कि भाई समाज को समझा जाए, उसमें कोई कमियां हैं तो उनको ठीक करा जाए। समाजशास्त्री कल्पना के बारे में बात करने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो सबसे पहले जो बात करी थी C.W. मिल्स ने करी थी। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक के चरणों द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी सामाजिक जो परिवर्तन की बात करते हैं उसमें धार्मिक भी आ जाते हैं, आध्यात्मिक भी आ जाते हैं, वैज्ञानिक चरण भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी अगस्ट कॉम्टे ने। ठीक है ना। कार्य व्यवहार के सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीके समाज के डैश हैं, नीचे दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान भरें। ठीक है, यानी जो भी कार्य व्यवहार होता है एक समाज में, जो भी मान्यताएं होती हैं, ठीक है, उनको प्राप्त करने से समाज किस तरह से काम करता है। ठीक है ना, यानी कि कहें कि कार्य हो गया, व्यवहार हो गया, सामाजिक मान्यताएं प्राप्त तरीके के समाज के डैश हैं, तो ये क्या है, यानी किस तरह से ये जो भी व्यवहार और जो काम होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, वो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है ना, एक समाज में बहुत सारे कानून नियम होते हैं, उसके तहत ही लोगों को बिहेव करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कानून। निम्नलिखित में से कौन सी समाज की विशेषताएं हैं? तो समाज की विशेषता क्या है? सहयोग व संघर्ष है, पारस्परिक जागरूकता भी है, आत्मनिर्भरता भी है, तो कह सकते हैं ये डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको जो है समाज की विशेषताओं में देखने को मिलती हैं। किस समाज में प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है? ठीक है, तो आप देखेंगे जो एक सरल समाज होता है वहां पर आप देखेंगे कि तो प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंध जो है प्रधान रूप में आपको देखने को मिलते हैं। अभिकथन है और कारण है, ठीक है, और उसके ऑप्शन है। अभिकथन क्या कहता है? बहुत से समाजों में, जिसमें भारत के बहुत सारे भाग भी शामिल हैं, उत्तराधिकार और वंशानुक्रम की रेखा पिता से पुत्र को जाती है। यानी अगर आप देखेंगे हमारा जो समाज रहा है हमेशा से भारतीय समाज पृष्ठतात्मक समाज रहा है, यानी सत्ता जो होती है वो पिता के बाद पुत्र को दी जाती है। ठीक है, तो ये बात कह रहा है, यानी सबसे पहले अभिकथन है ये। फिर कारण क्या दिया जा रहा है? इससे मातृवंशीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। देखिए दूसरा गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये तो सही है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं, और ये इसकी व्याख्या भी नहीं, इसका जो अभिकथन है वो इसका कारण भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा अभिकथन ए तो सही है लेकिन कारण आर जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, समाजशास्त्र में शब्दावली की आवश्यकता क्यों होती है? यानी समाजशास्त्र में आप देखेंगे बहुत सारी आपको शब्दावलियां मिलेंगी, जिससे हम समाज के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में देखते हैं, जानते हैं। तो ये किस लिए जो है प्रयुक्त की जाती है, इसकी आवश्यकता क्या होती है? तो विषय को स्पष्ट और सटीक रूप से प्रस्तुत करने के लिए जो है समाजशास्त्र जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो भी विषय है उसको हम अच्छे से समझ सकें और अच्छी जानकारी जो है हमें मिल सके और दूसरों को बता सकें। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक समूह और संस्थाएं जो है उनका अध्ययन करता है। सामाजिक समूह का मूल आधार क्या है? तो सामाजिक समूह क्या होते हैं भाई? सामाजिक समूह में आप देखेंगे जो भी लोग होंगे वो क्या होंगे, समानता की बात करेंगे और परस्पर क्या होगी, क्रिया होती रहती है, चलती रहती है, लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन सा समूह स्थायी होता है? तो जो भीड़ होती है हाँ अस्थाई, ठीक है, जो भीड़ होती है वो क्या होती है, अस्थाई होती है। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, एक तरह से आप देखेंगे ये समूह होते हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं, उसके बाद कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, जैसे बस स्टैंड पे खड़े बहुत सारे लोग क्या होंगे, वो एक अस्थाई समूह में आते हैं। सामाजिक समूह की आवश्यक विशेषता कौन सी है? तो सामाजिक समूह की आवश्यक विशेषताओं की बात करते हैं तो ये आती है आपकी निरंतर अंतःक्रिया। ठीक है, ये जो है इसमें हमेशा आप देखेंगे चलती रहती है।
प्राथमिक समूह का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो प्राथमिक समूह में सबसे पहले कौन आते हैं आप देखेंगे? परिवार। तो परिवार जो होता है सबसे पहले आपको प्राथमिक समूह के रूप में देखने को मिलता है। गौण समूह का उदाहरण क्या होगा? तो गौण समूह जो होता है वो स्कूल होता है, ठीक है। समाज और समुदाय में मुख्य अंतर क्या होता है? तो देखिए समाज जो होता है वो क्या होता है? व्यापक होता है, ठीक है। और समुदाय जो होता है वो क्या होता है? सीमित होता है, ठीक है। तो समाज जो है बहुत बड़ा होता है और समुदाय जो होता है एक छोटा स्तर पे देखा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। जाति व्यवस्था किस प्रकार का उदाहरण है? तो जाति व्यवस्था आप देखेंगे सामाजिक स्तर पर विभाजन होता था, ठीक है ना। ऊंची और नीची जातियों में समाज को बांट दिया गया था। तो ये क्या था? सामाजिक स्तर का विभाजन था। स्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? तो स्त्रीकरण क्या होता है? तो स्त्रीकरण का मतलब होता है समाज में असमानताओं की व्यवस्था। यानी समाज में क्या कर दिया गया भाई? जो समाज का जो स्तर है उसको क्या कर दिया गया भाई? कैटेगरी दे दी गई है, ठीक है ना। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण हो गए, फिर उसके बाद आते थे आपके क्षत्रिय, फिर आते थे वैश्य, शूद्र। तो ये क्या होता है? ये स्त्रीकरण हो जाता है, यानी समाज को कई वर्गों में बांट दिया जाता है। भारत में परंपरागत स्तरीकरण किन आधारों पर था? तो अगर आप देखेंगे जाति और वर्ग के आधार पर जो था भारत के अंदर, कि भाई उच्च जाति अलग होती थी, नीचे जातियां अलग होती थी। उसके अंदर भी वर्ग विभाजन हमने देख ही लिया था, ठीक है ना। ब्राह्मण हो गए और उसके बाद क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे भारत में जो है स्तरीकरण आपको देखने को मिलता है। स्थिति का अर्थ क्या है? स्थिति मतलब समाज में व्यक्ति की स्थिति और पहचान, ठीक है। स्थिति मतलब स्टेटस क्या होता है एक व्यक्ति का, कि भाई वो समाज में लोग उसे किस तरह से देखते हैं, उसकी प्रतिष्ठा क्या है, ठीक है ना। तो वो सारी जो होती है स्टेटस होती है या स्थिति होती है किसी एक व्यक्ति की। जैसे एक डॉक्टर हो गया, ठीक है, इंजीनियर हो गया, एक टीचर हो गया, तो उसकी समाज में स्टेटस क्या, स्थिति क्या है, तो वो क्या कहलाती है? उसकी स्थिति कहलाती है। भूमिका किससे जुड़ी होती है? तो भूमिका जो होती है व्यक्ति की स्थिति से संबंधित अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो भूमिका यानी व्यक्ति की जो स्थिति है, जो स्टेटस है, उसके आधार पर व्यक्ति जो है वो काम करता है, वही उसका रोल होता है। प्राप्त स्थिति किसे कहते हैं? तो प्राप्त स्थिति क्या होती है? शिक्षा और प्रयासों से मिली स्थिति। यानी जब व्यक्ति क्या करता है भाई? शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है ना, और प्रयास करता है, उसके बाद किसी मुकाम पे पहुंचता है, तो वो प्राप्त स्थिति होती है। यानी उसने क्या करी है? खुद अचीव करी है, वो चीजें खुद से हासिल करी हैं, उसे विरासत में नहीं मिली है, तो उसे क्या कहते हैं? प्राप्त स्थिति कहते हैं। नियत स्थिति क्या होती है? तो नियत स्थिति की बात करें, ये जन्म से मिली स्थिति होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक अमीर वर्ग में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी अमीर ही होगा, तो वो क्या होता है? उसकी नियत स्थिति होती है। या एक उच्च जाति में जन्मा हुआ बच्चा जो होता है उसकी स्थिति जो होती है वो उच्च परिवार में आती है, उच्च जाति में आती है, तो वो क्या होती है? उसकी नियत स्थिति होती है। भूमिका संघर्ष कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति कई भूमिकाएं निभाता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे जो भूमिका संघर्ष होता है वो कब उभर कर आएगा? जब व्यक्ति जो है वो कई सारी भूमिका निभाएगा, तब जो होगा उसके लिए भूमिका संघर्ष होगा, कि भाई जैसे ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, वो अलग अलग क्षेत्रों में अगर भूमिका निभा रहा है, तो फिर क्या होगा? व्यक्ति जो होगा संघर्ष करेगा। किसने कहा समाजशास्त्र व्यक्ति और समाज के संबंध का अध्ययन है? ठीक है, तो ये कहा था मैक्स वेबर ने, ठीक है, कि समाजशास्त्र जो है वो व्यक्ति और समाज के संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। तो ये कथन जो था वो मैक्स वेबर का था। संघर्ष की स्थिति कब आती है? तो देखिए संघर्ष की स्थिति तब आएगी जब लोगों के पास क्या नहीं होगा? जब संसाधन सीमित होंगे, हाँ ठीक है। जब लोगों के पास संसाधन सीमित होते हैं तो लोग क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। भाई ये चीजें सभी को चाहिए, किसी को कम मिल रही है, किसी को ज्यादा मिल रही है, तो लोग क्या करने लगते हैं? संघर्ष करने लगते हैं, क्योंकि भाई जरूरत सबकी होती है। प्रतिष्ठा का संबंध किससे होता है? तो प्रतिष्ठा क्या होता है भाई? अगर देखें तो व्यक्ति के प्रति समाज की जो मान्यता से है, यानी एक समाज में जो है एक व्यक्ति को क्या कर दी गई भाई? एक मान्यता दी गई है, ये भाई प्रधान है, ठीक है, या ये सरपंच है, तो वो क्या होती है? उसकी प्रतिष्ठा होती है, ठीक है। समाज में उसकी स्थिति क्या है, ठीक है, समाज उसे किस तरह से देखता है, वो क्या होती है? उसकी प्रतिष्ठा होती है। संघर्ष और सहमति दोनों किसका हिस्सा है? तो आप देखेंगे संघर्ष और सहमति जो एक समाज के अंदर आपको हमेशा देखने को मिलती है, ठीक है। समुदाय का मुख्य लक्षण क्या है? तो समुदाय क्या होता है भाई? समुदाय जो होता है वो स्थायित्व और निकटता से जुड़ा होता है, ठीक है ना। लोग क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक साथ रह रहे होते हैं, एक साथ जो है उनका जीवन चल रहा होता है। समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली और अवधारणाएं क्या महत्वपूर्ण हैं? तो देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक यथार्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें जो है इन शब्दावलियों का प्रयुक्त करना पड़ता है, तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है। एक सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या होती हैं? तो एक सामाजिक समूह जो है वो बातचीत का स्थिर जो होता है उनका पैटर्न होता है। तो एक सामाजिक समूह जो होता है भाई, कोई भी बातचीत हो रही है, कोई भी चीज आ रही है उनके समाज में, तो वो लोग क्या करते हैं भाई? बातचीत करते हैं, एक पैटर्न के अनुसार चीजों को रखते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं सामाजिक समूह की विशेषता ये होती है कि उनकी बातचीत का एक स्थिर पैटर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री जिन्हें 1948 में रामपुरा में जनगणना करने का श्रेय दिया गया था, तो ये सबसे पहले क्या था? M.N. श्रीनिवास ने, ठीक है।
याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, तो इसमें से कौन सी प्रामु जो है प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? आमने सामने के संबंध, ठीक है, नहीं है। समूह की लघुता, ये भी गलत है। समान उद्देश्य, ये भी गलत है। अप्रत्यक्ष संबंध, ठीक है, तो ये जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो ये जो होता है अप्रत्यक्ष संबंध जो होते हैं वो कभी भी जो है प्राथमिक समूह में नहीं आते। अंतः समूह की विशेषताएं क्या होती हैं? तो अंतः समूह जो होता है उसमें हम की भावना आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अंतः समूह जो होते हैं वो हम की भावना से प्रेरित होते हैं। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में किस विचारक ने भेद किया था? तो ये कहा था भाई रोल्फ जो लिंटन थे, उन्होंने कहा जो भाई प्रदत्त परिस्थिति होती है और जो अर्जित परिस्थिति होती है उसमें जो होता है भेद होता है, ठीक है ना। तो ये भेद जो किया था वो रोल्फ लिंटन ने किया था। अभिकथन, प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों के एक छोटे समूह से होता है, ठीक है। परिवार, ग्राम और मित्रों के समूह प्राथमिक समूह के उदाहरण है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी प्राथमिक समूह में आते हैं, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो अभिकथन है वो कारण से प्रभावित नहीं हमको दिखाई देता, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अभिकथन ए तथा कारण दो दोनों सही है, लेकिन कारण आर अभिकथन एक ही सही व्याख्या जो है वो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में परिवार, विवाह और नातेदारी को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये सारी क्या है? सामाजिक संस्थाएं हैं। तो हम कह सकते हैं भाई ये सारी चीजें जो है सामाजिक संस्था के अंदर आती हैं, ठीक है, चाहे वो परिवार हो गया, विवाह हो गई, नातेदारी हो गया। सामाजिक संस्था किसे कहते हैं? तो सामाजिक संस्था जो भी होती है वहां पर आप देखेंगे नियम और मूल्यों पर आधारित संरचना होती है। वहां पे कुछ नियम होते हैं और कुछ मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, उसके आधार पर ही जो है वो संस्थाएं काम करती हैं। परिवार किस प्रकार की सामाजिक संस्था है? तो आपने देखा था भाई परिवार जो होती है वो अनौपचारिक जो होती है, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी औपचारिक चीज नहीं होती। अनौपचारिक यानी एक परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अनौपचारिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। धर्म और कानून किस प्रकार की सामाजिक संस्थाएं हैं? तो ये जो होती हैं औपचारिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है। अगर हम धर्म और कानून की बात करते हैं तो ये आपकी जो है औपचारिक संस्थाओं के अंदर आती हैं। परिवार की प्रमुख भूमिका क्या होती है? तो परिवार क्या करता है भाई? प्रजनन और समाजीकरण, ठीक है, यानी एक समाज में रहता है और क्या करता है, प्रजनन प्रक्रिया द्वारा जो होता है अपने परिवार और वंश को आगे बढ़ाता है, ठीक है, तो ये परिवार की प्रमुख भूमिका होती है। नाभिकीय परिवार का अर्थ क्या होता है? तो इसमें आप देखेंगे भाई जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित जो बच्चे वगैरह हो गए वो सब इंक्लूड किए जाते हैं। संयुक्त परिवार का अर्थ क्या है? तो इसमें क्या होता है भाई सामूहिक निवास, इसके अंदर सभी एक साथ रह रहे होते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें चाचा, ताऊ, ताई, ठीक है ना, और दादा दादी, मम्मी पापा सब एक साथ रहते हैं, तो सब क्या कहते हैं भाई सामूहिक निवास में लोग रह रहे होते हैं, तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। भारत में विवाह का पारंपरिक स्वरूप कौन सा रहा है? तो भारत में आप देखेंगे ज्यादातर एक विवाह प्रथा जो है शुरू से चली आई है, ज्यादातर आप देखेंगे। बहुविवाह कौन सा प्रकार है? तो बहुविवाह की अगर आप बात करेंगे तो ये बहुपत्नी भी हो सकता है और ये बहुपति भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुपति प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन कहां पे था? अगर भारत में देखेंगे तो तिब्बत और जो लद्दाख के क्षेत्र हैं वहां पर आपको जो है बहुपति प्रथा देखने को मिलती है। प्रसत्तात्मक परिवार में अधिकार किसके पास होता है? तो क्योंकि प्रसत्तात्मक परिवार की बात कर रही है तो पिता या कह सकते हैं पुरुष के पास जो है वो सारे अधिकार उस टाइम होते थे। मात्र सत्तात्मक परिवार का उदाहरण भारत में कहाँ मिलता है? तो आप ये देखेंगे केरल और जो मेघालय है वहां पर आपको मात्र सत्तात्मक परिवार देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर जो होता है जो परिवार होता है वो माँ के वंश से चलता है। नातेदारी किसे कहा जाता है? तो नातेदारी जो होती है वो विवाह, रक्त और गोद लेने से बने रिश्ते होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? नातेदारी कहा जाता है। गोत्र किससे संबंधित है? तो गोत्र जो होता है वंश और कुल परंपरा से संबंधित होता है, ठीक है, तो एक वंश होता है और कुल परंपराएं जो होती हैं वो गोत्र से जुड़ी होती हैं। विरलोकल निवास में विवाह के बाद संपत्ति कहाँ रहते हैं? ठीक है, तो पति के घर पे, ठीक है, तो जो भी विरलोक निवास होता है उसमें जो विवाह के बाद जो दंपत्ति होते हैं वो पति के घर पे जो है पत्नी आकर रहती है, ठीक है। मात्र लोकल निवास में विवाह के बाद दंपत्ति कहाँ रहते हैं? तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि पत्नी के घर पे जाकर वो है पति रहेगा, ठीक है। भारत में प्रचलित विवाह व्यवस्था कौन सी है? तो भारत में आप देखेंगे जो प्रचलित है वो एक विवाह प्रथा है, ठीक है, दोबारा आ गया वैसे क्वेश्चन। भारत में गोत्र नियम का पालन मुख्यतः कहाँ होता है? तो आप देखेंगे जो हिंदू समाज है वो जो है आपको देखने को मिलेगा गोत्र नियमों का जो है वो आज भी पालन करते हैं। बहुपति प्रथा का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए बहुपति जो प्रथा थी उसका मुख्य कारण था भूमि की कमी और गरीबी, ठीक है, तो इसके कारण आप देखेंगे बहुपति प्रथा जो है वो चली आ रही थी, ठीक है, जैसे हमने देखा था मेघालय वगैरह में थी, लद्दाख वगैरह में, तो ये उसी कारण थी। परिवार का सबसे पहला कार्य क्या है? तो परिवार का सबसे पहला कार्य होता है भाई कि अपनी जो
जो वंश है उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। तो प्रजनन संबंधित जो चीजें होती हैं वो परिवार का पहला कार्य होती हैं। सहगोत्र विवाह किस समाज में वर्जित है? तो हिंदू समाज में आप देखेंगे भाई सेम गोत्र में शादी जो है वो वर्जित नहीं होती है, ठीक है, उसे अच्छा नहीं माना जाता। नातेदारी प्रणाली किससे सुनिश्चित होती है? तो नातेदारी आप देखेंगे भाई ये विवाह संबंध होता है। नातेदारी का मतलब कि नातेदारी में जो लोग हैं, जो विवाह संबंध होता है उसके बाद ये नातेदारी जो है उभर कर आती है। पितृवंशीय समाज में वंश किसके नाम से चलता है? तो पितृवंशीय समाज है तो पिता के नाम पर ही चलेगा वंश। मातृवंशीय समाज में वंश किसके नाम पर चलेगा? वो माँ के नाम पर चलता है, ठीक है। भारत में सहगोत्र विवाह क्यों निषेध है? तो भाई भारत में इसलिए क्योंकि भाई रक्त संबंधी निकटता होती है और रक्त संबंध में हमारे यहाँ विवाह का जो है वो नियम नहीं है, तो इसलिए सहगोत्र विवाह जो है हमारे यहाँ जो है वो निषेध है। सामाजिक संस्था व्यक्ति को क्या प्रदान करती हैं? तो सामाजिक संस्था जो होती हैं वो क्या करती हैं? व्यक्ति को उसकी भूमिका और अवसर जो है वो प्रदान करती हैं कि समाज में भाई उसकी क्या भूमिका है, ठीक है ना, कौन कौन से अवसर हैं, वो सारे जो है सामाजिक संस्था द्वारा एक व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। परिवार विवाह और नातेदारी का अध्ययन समाज शास्त्र में क्यों किया जाता है? तो भाई इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि इससे क्या होता है, हम समाज की संरचना को समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है, तो इसीलिए जो है सब चीजों का अध्ययन समाज शास्त्र में किया जाता है। भारत में परंपरागत विवाह संस्था किस पर आधारित थी? तो पहले आप देखेंगे जाति और गोत्र के जो नियम थे उसके आधार पर ही हमारे यहाँ जो है विवाह संस्थाएं जो थी वो काम करती थी। पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड रिप्रिट ऑफ कैपिटलिज्म किसने लिखा है? ठीक है, तो ये जो लिखा है वो मैक्स वेबर ने लिखा है। शक्ति का वैध स्वरूप क्या होता है? तो भाई शक्ति किससे आती है? सत्ता से, ठीक है। अगर आपके पास सत्ता है तो शक्ति का ये है वैध रूप है। अगर सत्ता है तो आप आराम से जो है शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभिकथन देखते हैं, शिक्षा जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें सीखने की औपचारिक संस्थाएं शामिल हैं, ठीक है, तो इसमें सीखने की औपचारिक संस्था शामिल हैं, ठीक है, तो ये गलत है। इसमें औपचारिक संस्थाएं जो हैं वो शिक्षा जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है, ये तो ठीक है, हमारा शिक्षा जो है जीवन पर्याप्त चलने वाली है और इसमें सीखने की औपचारिक संस्था शामिल है, तो ये थोड़ा आपको गलत देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि सारी जो औपचारिक संस्थाएं हैं वो किसके अंदर आती हैं? शिक्षा के अंदर आती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर जो है वो गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र में किसके लिए होता है? तो संस्कृति शब्द जो है आप देखेंगे समाज में प्रचलित मान्यताएं, मूल्य और जीवन शैली के लिए जो है वो संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। संस्कृति किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो संस्कृति जो है वो गतिशील है, यानी वो निरंतर चलती रहती है और उसमें आप देखेंगे बदलाव भी आते रहते हैं। संस्कृति की विशेषताएं क्या है? तो संस्कृति यह हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। संस्कृति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो संस्कृति का मुख्य कार्य है व्यक्तियों को समाज में जीने योग्य बनाना, ठीक है। तो संस्कृति क्या करती है भाई? व्यक्तियों को समाज में जीने योग्य बनाती है। किस विद्वान ने संस्कृति की परिभाषा दी? संस्कृति वह जटिल संपूर्ण जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये किसने कहा था? ये टायलर ने कहा था, ठीक है। तो टायलर ने ये बात कही थी कि जो भी हमारी संस्कृति है उसके अंदर आप देखेंगे ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक, कानून, ये सारी चीजें जो है वो सम्मिलित होती हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ई.बी. टायलर को किसका जनक माना जाता है? तो ये नृविज्ञान जो है उसके जनक माने जाते हैं। संस्कृति कितने प्रमुख अंगों से मिलकर बनी है? तो संस्कृति जो है वो टोटल अगर आप देखेंगे 3 जो इसके प्रमुख अंग होते हैं। संस्कृति के अंग हैं 3, कौन कौन से? तो आपके आते हैं भौतिक, अमूर्त और मानदंडात्मक, ठीक है। तो मानदंडात्मक, ये जो 3 आपको संस्कृति के मुख्य अंग देखने को मिलते हैं। भौतिक संस्कृति में क्या शामिल होता है? तो भौतिक संस्कृति में आप देखेंगे भाई औजार हो गया, तकनीक हो गई, भवन हो गए, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको भौतिक संस्कृति में देखने को मिलेंगी। अमूर्त संस्कृति में क्या आता है? तो अमूर्त में आप देखेंगे भाषा, कला और संगीत, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। मानदंडात्मक संस्कृति किससे संबंधित होती है? तो ये होती है मूल्य, नियम और कानून, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है आप देखेंगे मानदंडात्मक संस्कृति में देखने को मिलती है। संस्कृति का संचारण किससे होता है? तो संस्कृति अगर आप देखेंगे किससे चलती है भाई? शिक्षा और समाजीकरण से जो है चलती है। समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो समाजीकरण क्या होता है भाई? व्यक्ति को समाज के अनुसार बनाना जो होता है वो होता है समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण कहाँ होता है? तो प्राथमिक समाजीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है भाई? परिवार से होती है, यानी समाज में जो एक व्यक्ति की पहचान बनानी शुरू करता है कोई भी व्यक्ति, तो परिवार से उसकी जो शुरुआत होती है। द्वितीयक समाजीकरण किससे होता है? तो द्वितीयक जो होता है व्यक्ति उसके बाद कहाँ जाता है भाई? विद्यालय और अन्य संस्थाएं जाता है, तो वहां से जो है चीजें सीखता है। तो दूसरा जो समाजीकरण यहाँ से होता है। समाजीकरण का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा है? तो समाजीकरण का सबसे बड़ा अगर आप माध्यम देखेंगे
तो वो होता है परिवार। ठीक है ना, तो परिवार से जो है समाजीकरण का जो सबसे बड़ा माध्यम आप देखने को मिलता है। किस समाजशास्त्री ने कहा कि समाजीकरण जीवन भर चलता रहता है? ठीक है, तो ये कहा था बर्गर और लुकमैन ने कि भाई जो समाजीकरण है वो हमेशा क्या आप देखेंगे जीवन भर चलता रहता है। संस्कृति किसे एक पहचान प्रदान करती है? तो संस्कृति जो होती है व्यक्ति और समाज, ठीक है ना, व्यक्ति और समाज दोनों को जो है वो पहचान प्रदान करती है। तो संस्कृति किसे कहते हैं? तो उपसंस्कृति जो होती है वो संस्कृति का वह भाग है जो मुख्य संस्कृति से अलग विशेषताएं रखता है, यानी जो संस्कृति से अलग विशेषताएं रख रहा है वो उपसंस्कृति के अंदर आपको देखने को मिलता है। संस्कृति का संचरण मुख्यतः किस माध्यम से होता है? तो संस्कृति जो किससे चलती शुरुआत होती है उसकी भाई भाषा से, ठीक है ना, तो हर संस्कृति की क्या होती है और जो संचारण होता है वो भाषा के माध्यम से होता है। एनकल्चरेशन का अर्थ क्या है? तो ये होता है भाई जो भी आपकी संस्कृति है को सीखना और अपनाना जो होता है वो एनकल्चरेशन के अंदर आता है। सांस्कृतिकरण का अर्थ क्या है? तो सांस्कृतिकरण का अर्थ होता है निम्न जो जातियां होती हैं वो उच्च जातियों की जीवन शैली अपनाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है सांस्कृतिकरण, जो नीचे साथ जो प्रबल जातियां होती हैं उनकी तरह से जो है वो निम्न जातियां देखने का प्रयास करती हैं, बनने का प्रयास करती हैं, तो उन्हें सांस्कृतिकरण कहा जाता है। संस्कृति का भौतिक अंग किससे संबंधित है? तो आप देखेंगे भौतिक अंग की बात आ रही है तो इसमें आपके औजार, तकनीक और वस्तुएं आ जाएंगी। कौन सा नियम राज्य से अपने अधिकार प्राप्त करता है? तो कानून जो होता है वो जो है राज्य से अपने अधिकार, यानी जो भी एक व्यक्ति है जो भी नियम बनाए गए हैं वो कानून के तहत चलते हैं, तो इसका मतलब जो भी नियम है राज्य के द्वारा वो कानून के द्वारा लागू किए जाते हैं। सामंती व्यवस्था कहाँ पर प्रचलित थी? तो आप देखेंगे यूरोप में जो था वो सामंती व्यवस्था काफी प्रचलित थी। अभिकथन देखते हैं, हम प्राय सामाजिक मानकों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, समाजीकरण के परिणाम स्वरूप हम वैसा करने के आदी होते हैं। ठीक है, यानी अभिकथन सही है और कारण भी, दोनों चीजें सही हैं और सही, ये सारे जो जो समाजीकरण के मानक हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? वो समाजीकरण के परिणाम स्वरूप हम वैसा करने के आदी हो जाते हैं, तो इसलिए ये चीजें जो होती हैं, ठीक है, तो हम उसके आदी हो गए हैं, इसीलिए हम जो भी सामाजिक मानक है उनका अनुसरण करते हैं। तो कह सकते हैं भाई दोनों चीजें सही हैं और व्याख्या भी जो है बिल्कुल सही करी गई है। ठीक है, ये जो चीज होती है बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, और ये जो चीज हो रही है वो इसके कारण हो रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट हो तो जरूर करें।